फैसले जो भी हों मंजूर होने चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होने चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारतीय संविधान की क्लासेस में। यहाँ जंग का मतलब यूक्रेन से और रूस से होने वाली जंग से नहीं, बल्कि यहाँ जंग का मतलब है और इश्क का मतलब है यूपीएससी सीएससी 2023 में होने वाले एग्जाम्स से। और आपको ऐसी ही जंग करना है कि यूपीएससी सीएससी आपके जीवन का अंतिम परीक्षा हो और उस परीक्षा के बाद अपने उस ध्येय को प्राप्त कर सकें जिस ध्येय को लेकर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किए हैं। आज की हमारी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सरदार पटेल की अध्यक्षता में बनाई गई मौलिक अधिकारों की समिति, जिस समिति ने हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रोविजंस किया। आज हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो समता का अधिकार दिया गया है, समता का मूल अधिकार दिया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। समता का अधिकार किन किन ग्राउंड्स पर दिया गया है, इन सारे ग्राउंड्स को देखेंगे, क्योंकि इसका मूल मकसद यही है कि किन किन आधारों पर लोगों के मध्य भेदभाव हो सकता है, किन किन जगहों पर भेदभाव हो सकता है और इस भेदभाव को कैसे समाप्त किया जाना है। इन सब की व्यवस्था आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की गई है। मसलन आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के सामने किसी के साथ भेदभाव हो सकता है, इसलिए आर्टिकल 14 में कह दिया गया कि भाई विधि के सामने या कानून के सामने या न्यायालयों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 15 में कह दिया गया कि जो सार्वजनिक स्थल हैं यहाँ पर भेदभाव हो सकता है कि भाई आप इस अस्पताल में दवा कराने ना आए, आप इस भोजनालय में भोजन ना करें, तो यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इसलिए आर्टिकल 15 में इस बैकग्राउंड को भी बता दिया गया। अगला बैकग्राउंड क्या हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, कि सरकारी जॉब है, कहीं सरकारी जॉब में कह दिया जाए कि कुछ ही लोग नौकरी के पात्र होंगे, जैसे अंग्रेज करते थे कि जो ईसाईयत स्वीकार कर लेता था उसे ऊंचे ऊंचे पोस्ट दे दिए जाते थे। तो सरकारी जॉब्स में भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इसलिए आर्टिकल 16 में कह दिया गया कि भाई समता के लिए आवश्यक है कि लोक नियोजन में भेदभाव न किया जाए। फिर आर्टिकल 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता यानी कि अनटचबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है या समापन किया गया है, क्योंकि छुआछूत के आधार पर भी कोई अपने को उच्च कोई अपने को निम्न समझ सकता है या लोग उसको फील करा सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 17 में कह दिया गया कि भाई अगर छुआछूत रहेगी तो समता कैसे आ पाएगी। फिर आर्टिकल 18 में कहा गया कि टाइटल नहीं दिया जाएगा, यानी कि उपाधियों के अंत की बात की गई। उपाधियों के अंत से समता किस प्रकार आ सकती है, भाई कोई कहेगा राजा महाराजाधिराज, तो ये सब क्या है, ये सब टाइटल्स हैं जो एक आम आदमी से एक विशिष्ट आदमी को दर्शा रही हैं। तो आप समाज में रह रहे हैं, आप मूल अधिकार जो सबको मिले हैं, तो आप अपने के सामने महाराजाधिराज कैसे लगाएंगे, राय कैसे लगाएंगे, उपाधि नाइटहुड की उपाधि कैसे लेंगे। तो ये सब जो उपाधियां हैं, इन सब उपाधियों को भी प्रोहिबिट करके समानता लाई जा सकती है। तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का मूल ध्येय है कि जो समाज में लोग रह रहे हैं उनमें कोई इन्फीरियर कोई सुपीरियर ना बन जाए, और उसके कोई भी बैकग्राउंड हो, उसका सामाजिक बैकग्राउंड हो, उसका आर्थिक बैकग्राउंड हो, उसका राजनीतिक बैकग्राउंड हो या कोई भी बैकग्राउंड हो, इन्हीं बैकग्राउंडों को प्रोहिबिट करने के लिए हमारे संविधान में भाग 3 के तहत 12 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उसमें 14 से लेकर 18 तक समानता यानी कि समता के अधिकारों की बात की गई है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने बताया कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। अब इसी को हमें देखना है कि किन किन बैकग्राउंड से या कहां कहां पर हो सकता था भेदभाव, उसी भेदभाव को प्रोहिबिट करने के लिए बातें की गई। आर्टिकल 14 का जो लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो यह है कि कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण के माध्यम से समानता स्थापित की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आप देख रहे हैं दो बातें हैं। पहली बात है विधि के समक्ष समता और दूसरी बात है विधियों का समान संरक्षण। ये दो बातें हैं, दो अलग अलग देश के संविधानों से ली गई हैं और दोनों का उद्देश्य एक ही है, समता को स्थापित करना। इसका भावार्थ को जानते हैं। पहली बात जो है विधि के समक्ष समता, यह कहां से ली गई है, यह ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। और दूसरी बात जो ली गई है विधियों का समान संरक्षण, यह कहां से ली गई है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। ये क्लियर होगा।
और जो सबसे ज्यादा ये जो विधि के समक्ष समता से पूछा जाने वाला प्रश्न है, यह एक डायसी का सिद्धांत है। डायसी के सिद्धांत ने कहा कि आप अगर विधि के समक्ष समता या विधि का शासन लाना चाहते हैं तो उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए। पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि विधि की सर्वोच्चता, यानी कि कानून ही सर्वोच्च संस्था है, कानून से बढ़कर कोई नहीं। दूसरी बात इन्होंने कही कि इच्छाधीन शक्तियों का अभाव होना चाहिए। क्या? इच्छाधीन शक्तियों का अभाव होना चाहिए। और ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं या व्यक्तियों के इच्छाओं का परिणाम है। तो डायसी की इन्हीं बातों से ये निकला विधि के समक्ष समता। अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब ये हुआ, एक पिक्चर देखिए आप, ये देखिए, ये पिक्चर्स आप न्यायालयों में देखते होंगे जिसमें एक महिला होती है जिसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है, और ये सिग्नल है या इस बात की ओर इशारा है कि ये जो न्याय है, जो विधि है, वह एक ही चीज देखती है। वह यह देखती है कि जो तथ्य आ रहे हैं उन तथ्यों में किस पक्ष में, यानी कि पक्ष या प्रतिपक्ष में जिसके भी तथ्य उचित होंगे, तार्किक होंगे, न्याय उसी को मिलेगा। यानी कि यह दर्शा रहा है कि ना कोई राजा, ना कोई रंक, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई वोटर, ना एक सामान्य आदमी, यानी कि गरीब, अमीर, ऊंच नीच जो भी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप जब कानून के सामने आएंगे, जब कानून का शासन होगा, तो कानून आपको एक ही दृष्टि से देखेगा, वह होगा कानून की न्याय की दृष्टि। न्याय किस प्रकार से स्थापित हो, कानून यही स्थापित करना चाहता है। आप एक एग्जाम्पल याद करें, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने ऐसे मामला में आया जिस मामले में उन्हें हाई कोर्ट इलाहाबाद ने तलब किया और एक आम नागरिक की भांति उन्हें न्यायालय जाना पड़ा। तो ये क्या दर्शा रहा है कि आप प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको न्यायालय, आप विधि के शासन से ऊपर हो गए हैं। तो विधि का शासन यही कहता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे जिस बैकग्राउंड के हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, महिला हो, पुरुष हो, जन्म स्थान कहीं का भी हो, कोई मूल वंश हो, चाहे कोई उत्तराखंड का हो, चाहे कोई तमिलनाडु का हो, चाहे कोई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम का हो, चाहे गुजरात का हो, यानी कि किबुतु से लेकर गौरा माता और इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कोल कहीं का भी हो, कहीं का भी निवासी हो, कानून के सामने वह इक्वली है, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। उससे ये नहीं कहा जाएगा कि आप बड़े कास्ट से आते हैं इसलिए आपको पहले जस्टिस मिलेगा, ये किसी निम्न जाति से आता है इसे बाद में न्याय दिया जाएगा। नो, सबको समान रूप से न्याय दिया जाएगा। अलग की बात है कि न्याय किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता, व्यवहारिक बात है, समझने की बात है, आप भी समझ रहे हैं। दूसरी बात इसी में लिखी गई है, विधियों का समान संरक्षण, जो कहां से ली गई है, यह ली गई है अमेरिका के संविधान से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि विधियों का समान संरक्षण से कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में सभी के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई 5 साल का बच्चा है और कोई 25 साल का वयस्क व्यक्ति है, तो जो 5 साल के बच्चे की भोजन की आवश्यकता होगी वो 25 साल के जो का युवक है उसके कंपैरिजन में कम होगी। और जस्टिस यही है, न्याय यही है, तार्किकता यही है कि 25 साल वाले को जितना भोजन दिया जाए कि उसका पेट भर जाए, और 5 साल वाले को उतना भोजन दिया जाए कि उसका भी पेट भर जाए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई 5 साल वाले को ही उतना भोजन दिया जाए जितना 25 साल वाले को भोजन दिया जाए, तो क्या यह जस्टिस है? 5 साल वाले को मान लीजिए 1 रोटी की आवश्यकता है और आप कह रहे हैं हम न्याय के स्थापित करना है, हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, हम 25 साल वाले को भी 1 ही रोटी देंगे। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। यानी कि परिस्थितियां अलग होने पर न्याय अलग अलग प्रकार से होता है। तो न्याय यही है, समानता यही है कि 25 साल वाले को जितनी आवश्यकता की पूर्ति है भोजन के लिए उसको उतना भोजन दिया जाए, और 1 साल के बच्चे को जितनी आवश्यकता है उसको उतना भोजन दिया जाए। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप अगर एक पिक्चर देख पा रहे हैं तो कोई एक छोटा बच्चा ये है, समानता का अधिकार तो ही कहता है कि भाई हमने सबको खुला छोड़ दिया है,
जिसको जो कर पाना है वो कर पाए। अब यहाँ पर एक मैच हो रहा है, आप केवल इस पिक्चर को देखें, यहाँ पर मैच हो रहा है। ये जो सबसे बड़ा वाला व्यक्ति है ये पूरे ग्राउंड को देख पा रहा है, ये जो छोटा वाला बच्चा है वह थोड़ा सा कम ग्राउंड को देख पा रहा है, और ये जो बिल्कुल छोटा है ये बिल्कुल भी ग्राउंड को नहीं देख पा रहा है। तो समता तो ये भाई, जो देख पाए देखे, जो देख पाए, न देख पाए वो ना देखे। लेकिन समता एक एंगल से तो ये सही है, लेकिन दूसरा एंगल जो कहता है विधियों का समान संरक्षण, वो कहता है कि भाई अगर हमें समानता स्थापित करना है तो हमें इसे पुशअप करना पड़ेगा। पुशअप करने के लिए क्या होगा कि ये व्यक्ति ऊंचे प्लेस पर खड़ा हुआ है तो तब भी देख पा रहा है, अगर ये ऊंचे प्लेस पर नहीं होगा तब भी देख पाएगा। लेकिन ये जो छोटा वाला बच्चा है इसको ग्राउंड दिखाने के लिए या जो वहां पर मैच हो रहा है उसको दिखाने के लिए आवश्यकता है कि इस बच्चे को एक लंबी सीढ़ी दी जाए, और यही लंबी सीढ़ी जब इस बच्चे को दे दी गई तो देख रहे हैं आसानी से ये मैच को देख पा रहा है। तो ये विधियों का समान संरक्षण कहता है परिस्थितिजन्य आधारों पर न्याय करने की जो प्रवृत्ति है वह क्या कहलाती है, विधियों का समान संरक्षण। आई थिंक आप विधियों के समान संरक्षण की बात को समझ गए। अब इसी में कुछ अपवाद दिया गया है। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के जो प्रोविजंस हैं कुछ स्थानों पर नहीं लागू होते। वे कौन से स्थान हैं या वे कौन सी पोस्ट हैं? जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं। कौन? राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष प्रकार की प्रिविलेज या उन्मुक्तियां दी गई हैं। वो क्यों दी गई हैं? प्रश्न बन सकता है भाई कि अगर विधि का शासन है, विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। आज का राजा कौन है? लोकतांत्रिक राजा कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति। राज्य स्तर पर राजा कौन है? राज्यपाल है। फिर इन राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष प्रिविलेज क्यों दिया गया है? इसका ग्राउंड क्या है? क्या यह अतार्किक है? नो, यह अतार्किक नहीं, यह तार्किक व्यवस्था है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया, कोई प्रस्ताव लाया या कुछ भी किया जिसका संबंध राष्ट्रपति से था, राष्ट्रपति साहब ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। अब जब राष्ट्रपति साहब ने उस पर हस्ताक्षर किया तो 10 लोग पिटीशन इस पर दायर कर दें, और राष्ट्रपति साहब पर 10 पिटीशन दायर हो, 100 पिटीशन दायर कर दे, कोई 100 लोग मिलकर पिटीशन दायर कर दें। अब राष्ट्रपति साहब को जो कार्य दिया गया था वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो रोज न्यायालय जा रहे हैं। तो क्या जिस पोस्ट के लिए या जो कर्तव्य राष्ट्रपति साहब को दिए गए हैं वे कर्तव्य वो निभा पाएंगे कि रोज न्यायालय जाएंगे? तो इन सब आधारों पर राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, विधानमंडल में जो सदस्य होते हैं, जैसे अब संसद और विधानमंडल के सदस्य कौन होते हैं? ये संसद के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, और विधानमंडल यानी कि राज्य स्तर पर विधायक कहलाते हैं। अब विधायक और एमपी सदन में बात विवाद करते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। अब आज जानते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, और ये मान लीजिए किसी विधेयक पर बात कर रहे हैं और आप वहां पर गूगल किए पड़े हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए पड़े हुए हैं, और उनकी सारी बातों को लेकर आप उन पर एक केस दायर कर देते हैं कि आपकी वजह से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, आप देश विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे जो मामले हैं, इन सब मामलों पर समता स्थापित नहीं होगी कि ये जो बात कर रहे हैं हम भी वही बात करेंगे, हम भी जाएंगे विधानमंडल में बैठेंगे, ये सब नहीं होगा। तो इन सब आधारों पर, तार्किकता के आधार पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानमंडल के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई थिंक आर्टिकल 14 आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 15, कहता है कि धर्म, जाति, लिंग है कि आप इस धर्म के हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, इसलिए यह पोस्ट केवल हिंदुओं को दी जाएगी या पोस्ट केवल मुसलमानों को दी जाएगी। तो ये भेदभाव का आधार हो गया। फिर अगला है आप किस वंश से हैं। जैसे आप जानते हैं
कर रहे थे पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने भारत का साथ नहीं, भारतीयता का साथ नहीं, भारत को आजाद होने का साथ नहीं दिया है, बल्कि भारत की गुलामी लंबे समय तक सर्वाइवल में रहे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। तो क्या जिन लोगों ने या जिनके फादर्स, जिनके ग्रैंडफादर्स अंग्रेजों का साथ दिए थे, भारत की दास्ता का जो एक क्रम था, उस क्रम को वो सुनियोजित रूप से लंबे समय तक चलाने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज, उस क्रम में ये भारतीय भी जो साथ थे, क्या उनके जो संतानें हैं, क्या उनकी संतानों को अब अधिकार न दिया जाए? नहीं। उनके फादर ने क्या गलती की, उनके ग्रैंडफादर ने क्या गलती होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा? जैसे जो सार्वजनिक में केवल मंदिर है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि मंदिर में केवल कुछ विशिष्ट लोग ही जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं केरला वाली मंदिर, वहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या बार बार कि गलत है, लेकिन वहां के लोग नहीं प्रवेश करने दे रहे हैं, वो अलग का बात है, वो संविधान विरुद्ध है। खैर, उनके अलग अलग तर्क हैं, उसको हम आगे देखेंगे जब धार्मिक तो इन सब आधारों पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। अगर ऐसा कोई करता है तो यह मूल अधिकार के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, देश की जो एक व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, उस व्यवस्था के विरुद्ध है। और इस व्यवस्था के विरुद्ध इसमें भी समानता का स्थापित करने का एक अगला क्रम है। अगला क्रम समानता में क्या हो सकती है कि भाई कोई सरकारी जॉब निकले, उस सरकारी जॉब में जो भी शिक्षित है, जो भी योग्य है, वह जाए, उसको रोका ना जाए। नहीं नहीं कि आप मत जाइए क्योंकि आप इस कास्ट से आते हैं, आप इस जाति से आते हैं, आप इस धर्म से आते हैं, तो आप शायद अच्छा आप उधर काम नहीं कर पाएंगे। नथिंग, इट्स सो रॉन्ग, ये गलत है। जो भी जाए, जिसके पास योग्यता क्षमता है, निर्धारित मानदंड हैं, निर्धारित मानदंडों को जो भी फुलफिल करता है वह कैपेबल है और उसे जॉब दी जानी चाहिए। अगर जॉब नहीं दी जा रही है तो यह संविधान के विरुद्ध है। तो समानता स्थापित की जा सकती है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता के आधार पर, यानी कि सरकारी जॉब है, सरकारी नियोजन है, उस नियोजन में जो भी योग्य होगा सबको जाने दिया जाएगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर,
जेंडर के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, बाय बर्थ यानी कि जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 16 कहता है। सिंपल सी बात है, कुछ विशिष्ट नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इसको विशिष्ट बनाती हैं। कि आर्टिकल 16 में आप जानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और आरक्षण पहले 10 वर्ष के लिए था, लेकिन 10-10 वर्ष करके ये कंटिन्यू है। और तो ये जो आरक्षण है, इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि आरक्षण जो दिया गया है हमारे देश के नागरिकों को, वह किस आधार पर दिया गया है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कि EWS यानी कि 103वां अमेंडमेंट आने से पूर्व जो आरक्षण का प्रोविजन था वह था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन। लेकिन जब संविधान का 103वां संविधान संशोधन हुआ और उसके माध्यम से इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन का प्रोविजन डाला गया, तो एक नया आधार जोड़ा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़ापन। तो अब इस समय मेनली कहे जा सकते हैं 3। पहला है सामाजिक रूप से पिछड़ापन हो और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन हो, और तीसरा जो आधार है वह आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो। तो ये 3 प्रकार के कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप कभी कभी देखते होंगे कि जो धार्मिक स्थल होते हैं, और खास करके जैसे आप मस्जिद देखते होंगे, बड़ी बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद देखते होंगे, बड़े बड़े गुरुद्वारे देखते होंगे, बड़े बड़े मंदिर देखते होंगे, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो गया। तो इनमें जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वह उसी धर्म से रिलेटेड होते हैं जिस धर्म के वे होते हैं। तो या नहीं कहा जा सकता कि भाई कहा गया है कि जाति के आधार पर लोक नियोजन में जो नियोजन है उसको प्रोहिबिट नहीं, मतलब उसके आधार पर नहीं नियोजित किया जाएगा कि धर्म के आधार पर। लेकिन इन धार्मिक स्थलों पर मान लीजिए कोई हिंदू धार्मिक स्थल है, बड़ा धार्मिक स्थल है, तो वहाँ हिंदू ही जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लगाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो हिंदू व्यक्ति है उसको धर्म जो होता है बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है, और जो हिंदू व्यक्ति का फॉलोअर होगा उसको अपने हिंदू धर्म के प्रति जो रीति रिवाज हैं वो अच्छे से पता होंगे। तो उससे कभी चूक होने की आशंका नहीं होगी कि किसी श्रद्धालु के साथ उसके वो बदसलूकी कर दे। इसी तरीके से कोई मुस्लिम मस्जिद है, वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है मान लीजिए वह मुस्लिम लगाया गया है, तो उसके पीछे का तर्क यह है कि जो मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड होगा या पुलिस सिपाही होगा उसको अपने मुस्लिम धर्म के तौर तरीके पते होंगे, वो रीति रिवाजें पता होंगी, तो उससे कभी गलती नहीं होगी। ना कि अगर गलती भी हो जाएगी तो वो उसको एडजस्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि मान लीजिए अगर वो किसी अन्य धर्म का है तो हो सकता है वहाँ के जो अनुयायी हैं उस धर्म के लोगों को यह लगे कि ये हमारे धर्म के साथ बदसलूकी कर रहा है। तो क्या होगा, व्यवस्था को व्यवस्था में बदल जाएगी कि लगाया गया था इनको व्यवस्था करने के लिए और ये बदसलूकी कर रहे हैं। तो जो वहाँ का रक्षक है एक तरीके से उसे लोग भक्षक समझेंगे और जो व्यवस्था थी वो कुव्यवस्था में बदल जाएगी। तो अगर ये कभी चीजें दिखाई पड़े तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि व्यवस्था को व्यवस्था में ना बदल जाए। इस वजह से अगर कोई धार्मिक स्थल है तो वहां पर उस धर्म से रिलेटेड सिक्योरिटी गार्ड को लगाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ही यह लोक नियोजन में जो समता की व्यवस्था है, जो प्रोविजन है, उसको यह हिट कर रहा है या नुकसान कर रहा है या उसको प्रतिबंधित कर रहा है। तो ये था आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 17 पढ़ते हैं। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। क्या? अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, इसका मतलब ये हुआ है कि छुआछूत की जो भावना है, इस छुआछूत की भावना को खत्म किया जाता है। यह जो ग्राउंड है लोगों में भेदभाव का, यह ग्राउंड प्रोहिबिटेड है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं हायर कास्ट का हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, आप लोअर कास्ट के हैं, आप इंफीरियर हैं, तो ये नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह समानता के अधिकार के विरुद्ध है
और आप समानता के अधिकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भारतीय राज्य व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और आपकी जो चुनौती है वह अतार्किक है और अतार्किक कार्य करने के लिए कोई स्थान नहीं है और आपको इसके लिए दंडित किया जाएगा। तो जातीय आधार पर या श्रेष्ठता के आधार पर ये नहीं मानक माने जाएंगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इस कास्ट से आता हूँ, इसलिए आप मुझे टच मत करिए, मैं जहाँ बैठा हूँ आप वहाँ मत बैठिए, मैं जिस स्थान पर भोजन कर रहा हूँ, जिस भोजनालय में भोजन कर रहा हूँ, आप वहाँ भोजन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट्स रॉन्ग और यह संविधान विरुद्ध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए संसद ने बाकायदा कानून बनाया है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया है और इस कानून में बहुत स्ट्रिक्ट व्यवस्था है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको प्रतिबंधित किया जाएगा और उसको कानून के माध्यम से दंडित किया जाएगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 18, जिसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। किसकी? उपाधियों के अंत की बात की गई है। अच्छा, इसी में आर्टिकल 17 में कुछ अपवाद है कि मेडिकल रीजन के आधार पर अस्पृश्यता को एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे अभी कोविड का टाइम था तो कोविड में क्या कहा जाता था? 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। या मान लीजिए कोई कुष्ठ रोगी है तो कुष्ठ रोग से क्या होता है, या टच करने से फैलता है, तो ऐसी स्थितियों में मेडिकल रीजंस के आधार पर छुआछूत को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन आधार होना चाहिए मेडिकल रीजन। अगला है उपाधियों का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये इसलिए किया गया ये प्रोविजंस कि आप देखते हैं जब अंग्रेजों का समय था और अंग्रेजों से पूर्व जब मध्यकाल था तो आप सुल्तान, उसके पहले आप जाएं तो महाराजा, अधिराज, ऐसी उपाधियां ये क्या होती थी। इसी तरीके से ब्रिटिश इरा में नाइटहुड, सर, लॉर्ड, ये सब उपाधियां क्या हैं? एक आम जनजीवन में कुछ विशिष्ट लोगों को कुछ विशिष्ट बना देना, राय रायन की उपाधि दे देना, राजा की उपाधि दे देना, ये सब उपाधियां लोकतंत्र में भाई कहा जाता जनता का शासन है और जनता में ही कुछ लोग विशिष्ट हैं, तो ये समानता कहाँ है? इसी को रोकने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई कि कोई उपाधि नहीं लेगा कि मैं राजा हूं, मैं राय साहब हूं, मैं लॉर्ड हूं, मैं नाइटहुड लेता हूं, ये सब नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पेच है कि क्या भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मेजर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये सब जो टाइटल्स हैं क्या ये भी प्रोहिबिटेड हैं अथवा नहीं? भारत रत्न पर कुछ दिन तक विवाद चला, सरकार ने इसको बंद कर दिया, लेकिन बाद में इसे फिर से शुरू किया गया और ये कहा गया कि जो भारत रत्न है यह शिक्षा और विज्ञान इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, सेना से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें कहा गया कि जो शिक्षा और सेना से जुड़ी हुई उपाधियां हैं ये ली जा सकती हैं। तो इसमें क्या है कि सेना से लगी उपाधि, जैसे अभी आप सीडीएस की पोस्ट देखते हैं, आप पढ़ते होंगे सीडीएस बिपिन, जनरल बिपिन रावत साहब, तो ये उपाधि ली जा सकती है, ये सेना से संबंधित उपाधि है। और जैसे आप भारत रत्न सुनते हैं तो ये विद्या संबंधी उपाधि है, विशिष्ट कार्यों से संबंधी उपाधि है, ये ली जा सकती है। आप देखते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब उपाधियां ली जा सकती हैं। प्रोहिबिटेड क्या है? राय साहब, लॉर्ड, ये सारे नाइटहुड, महाराजा, अधिराज, सुल्तान, ये सारी उपाधियां नहीं ली जा सकती हैं। और भारत रत्न के साथ एक और बात है कि जिसको भारत रत्न मिला हुआ है यह अपने नाम के आगे या पीछे इसको नहीं यूज कर सकता है। एक बार मिल गया है बस ठीक है, आप जानते रहिए, देश भी जान गया। अब रोज रोज उसको मत दिखाइए, देखिए भारत रत्न XYZ आगे पीछे भी लिख रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो सरकार चाहे तो आपका भारत रत्न वापस ले सकती है। ये हो गया। और इसी में एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से भी उपाधि धारण नहीं करेगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अमेरिका ने कोई उपाधि दे दी,
ब्रिटेन ने कोई उपाधि दे दी तो ये उपाधि नहीं ले सकता है। अगर इसको ये उपाधि लेना है तो बाकायदा भारत के राष्ट्रपति से लिखित परमिशन लेना पड़ेगा। क्या? प्रेसिडेंट से रिटन परमिशन लेना पड़ेगा, तभी कोई भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ले सकता है। इसको भी ध्यान में रखा जाए। और लोग उपाधियां लेते हैं तो उसमें सरकार की यानी कि राष्ट्रपति साहब की सहमति हो जाती है। सहमति राष्ट्रपति साहब दे भी देते हैं, लेकिन हाँ, ये पहले पूर्व अनुमति की आवश्यकता है कि अगर आप कोई विदेशी राज्य से कोई उपाधि ले रहे हैं तो राष्ट्रपति साहब की उसमें अनुमति होनी चाहिए। तो ये थी आज की क्लास। हमें उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, जिसमें समानता की बात की गई है और समानता किन किन आधारों पर स्थापित की जा सकती है, उसका पॉलिटिकल रीजन है यानी कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसका सोशल बैकग्राउंड है, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, इन सारे बैकग्राउंड्स के आधार पर समानता को स्थापित करने की बात की गई है। और यही हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 का दर्शन है कि लोगों में, समाज में समानता रहे, कोई अपने को इन्फीरियर, कोई अपने को सुपीरियर न स्थापित करे, न या फील कराए, इसलिए इसका प्रोविजन किया गया। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।